आप सभी को अभिलाषा चौहान का नमस्कार। हम शब्दों के भेदों पर चर्चा कर रहे हैं और शब्द के भेद पर पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के 8 भेद किए जाते हैं। आपको याद होगा, उसमें हमने संज्ञा की चर्चा की, सर्वनाम की, विशेषण की, और आज हम क्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी काम का करना या होना। यदि उसे और थोड़ा परिष्कृत रूप में हम यदि कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिन शब्दों या पदों से किसी काम के करने का, करवाने का या किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। अर्थात या तो कोई कार्य खुद ही हो रहा होता है, या हम प्रयत्न पूर्वक किसी कार्य को कर रहे होते हैं, या हम कोई कार्य किसी से करवा रहे होते हैं। इन तीनों ही प्रकार की स्थितियों में क्रियापद जहां भी होता है, उन शब्दों को जिनसे हमें बोध हो जाए कि कोई काम हो रहा है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है। यहाँ पर पढ़ा रही है यह क्रियापद है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापिका के पढ़ाने का कार्य का हमें बोध हो रहा है। छात्र सुलेख लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं क्रियापद है। और पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, यहाँ पक्षी कोई कार्य करते हुए नहीं दिख रहे, परंतु वो बैठे हैं, उनकी स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बैठे शब्द क्रियापद है। परशुराम क्रोधित हो गए, यहाँ पर क्रोधित शब्द क्रिया शब्द है। सभी बाजार एवं मॉल बंद हैं, यहाँ पर एक स्थिति का वर्णन है जिसे बंद शब्द से दिखाया गया है, इसीलिए बंद शब्द क्रिया शब्द है। क्रिया की परिभाषा देते समय हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया वहां पर क्रिया के होने का, करवाने का या क्रिया की स्थिति शब्द का वर्णन किया था। अब यह क्रिया की स्थिति क्या है, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 वाक्य हैं। मोहन खा रहा है, इसमें कोई कार्य प्रयत्न पूर्वक किया जा रहा है। दूसरे वाक्य में आज बहुत गर्मी हो रही है, तो यह गर्मी हो रही है क्रियापद है, परंतु यह स्वतः ही हो रही है, यहाँ पर कोई करता हुआ इस कार्य को नहीं दिख रहा है। तीसरा उदाहरण, पीपल का पेड़ बड़ा है, यहाँ पर पीपल के पेड़ के बड़े होने की स्थिति का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर प्रयत्न पूर्वक स्वतः होने के क्रियापद का और उसकी स्थिति का आपको ज्ञान हो रहा है, इसलिए क्रिया की स्थिति तीनों ही उसमें क्रियापद के माध्यम से व्यक्त की जा रही है। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक अर्थात कर्म सहित, ऑब्जेक्ट कर्म का कोरिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती अथवा क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले आप परिभाषा देख लीजिए। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें कर्म होता है, कर्म सहित। इसे हम परिभाषा के रूप में इस तरह से देखेंगे कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म लगता है, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत अनुष्का पढ़ती है, अनुष्का करता है, पढ़ती है क्रिया है, और वाक्य समाप्त। इसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्म की चर्चा नहीं है। इसी के सामने सकर्मक के की श्रेणी में देखिए, अनुष्का पुस्तक पढ़ती है। अब अनुष्का पढ़ती है और अनुष्का पुस्तक पढ़ती है में अंतर आपको दिख पा रहा होगा कि अनुष्का क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक कर्म है, इसलिए क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म है, ये सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक की श्रेणी में अनुष्का की जो क्रिया है पढ़ने की, उसके साथ कोई कर्म नहीं है, इसलिए अनुष्का पढ़ती है, ये अकर्मक वाक्य है। इसी तरह से कोयल गाती है, अकर्मक है। बच्चा रोता है, अकर्मक है। लोकेश मैदान में दौड़ा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मैदान में, तो ये स्थान बताया गया है, परंतु दौड़ने के साथ क्या, अगर यदि हम प्रश्न करते हैं क्या, तो उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। इसकी चर्चा भी मैं विस्तार से बाद में करूंगी। अभी आप उदाहरण देखिए, ट्रम्प आगरा जाता है, तोते नभ में उड़ रहे हैं, नदी बहती है,
अंजू समझदार है, अनुराग डॉक्टर बनेगा। इन उदाहरणों में आपको केवल कर्ता और कर्म नहीं दिखेगा, कर्ता के बाद सीधे ही क्रिया की चर्चा है और या फिर क्रिया की के स्थान की चर्चा है या स्थिति की चर्चा है। इसके विपरीत सकर्मक वाक्यों में पहले उदाहरण की चर्चा हमने की, कोयल गाना गाती है, तो गाना गाने की जो प्रक्रिया है वो गाना ये कर्म है और कोयल के गाने का प्रभाव गाना के रूप में हमारे सामने है। इसी तरह से राम ने रावण को मारा, मारना क्रियापद है और किसको मारा? रावण को मारा। रमेश ने अंशु को पुस्तक दी, तो देना क्रिया है और क्या दी? पुस्तक दी, तो पुस्तक कर्म है। यहाँ अगले उदाहरण में देखिए, हमने अपना मॉनिटर चुना। क्या चुना? मॉनिटर चुना, तो मॉनिटर यहाँ पर कर्म है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ। क्या मानता हूँ? गुरु, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया है। वह अच्छी बेटी बनकर दिखाएगी, बनकर दिखाना क्रिया है और क्या बनकर दिखाएगी? अच्छी बेटी। प्रभा ने मुझसे मास्क लाने को कहा, लाने को कहा, लाने को कहा क्रियापद है और क्या लाने को कहा? मास्क, तो ये कर्म है यहाँ पर, इसीलिए ये सभी वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के उदाहरण आपने देखे। अब कई बार छात्रों के मन में ये दुविधा होती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें हम सकर्मक क्रिया की आसानी से पहचान कर सकें? बिल्कुल है। हम इसकी पहचान कैसे करें? तो इसके लिए एक आसान सा उपाय यह है कि जब भी आपके सामने कोई इस तरह का वाक्य हो तो सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य के क्रियापद से आपको प्रश्न पूछना है क्या। यदि उसका उत्तर मिल जाए तो समझिए कि वह सकर्मक क्रिया है। फिर यदि नहीं मिलता है तो दूसरा प्रश्न कीजिए किसको। यदि फिर उत्तर मिल जाता है तो समझिए कि वो सकर्मक क्रिया है। अर्थात आपको दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसको। यदि इनमें से किसी का भी उत्तर आपको मिल जाए और प्रश्न किससे करना है? क्रियापद से, तो उत्तर मिलने के बाद आप समझिए कि वह वाक्य या क्रिया सकर्मक क्रिया है। और यदि इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो वह क्रियापद अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आता है। उदाहरण देखिए, जायसी ने पद्मावत लिखी। पद्मावत पुस्तक का नाम है, जायसी कवि का नाम है। जायसी ने पद्मावत लिखी। अब क्रियापद क्या है यहाँ पर? लिखी। और प्रश्न क्या करेंगे हम? क्या। किससे करेंगे? क्रियापद क्या है? लिखा। तो हमने लिखी शब्द से प्रश्न किया, क्या लिखी, क्या लिखी, तो हमें उत्तर क्या मिला? पद्मावत। क्या लिखी? पद्मावत। उत्तर मिला तो समझिए सकर्मक क्रिया है। यदि उत्तर नहीं मिलता तो ये अकर्मक क्रिया होती। अब कुछ और उदाहरण देखिए जिससे कि आपकी दृष्टि में थोड़ी सी और स्पष्टता आएगी। एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में भी जब हम इस तरह के प्रश्न करते हैं तो कई बार हमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। क्या प्रश्न का उत्तर भी मिलता है और किसको, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। इसीलिए सकर्मक क्रिया को इस आधार पर दो भेदों में बांटा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया अर्थात जिन वाक्यों में केवल एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिन वाक्यों में दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं अर्थात दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से देखिए, एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत दीक्षा कविता लिखती है। क्या लिखती है? कविता, तो उत्तर मिल गया, एक कर्मक क्रिया। इसी के सामने एक उदाहरण हम साथ में द्विकर्मक क्रिया का लेते हैं कि रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा। लिखा से पूछेंगे क्या, तो उत्तर आएगा पत्र। दूसरा प्रश्न भी पूछते हैं किसको, उसका भी उत्तर आया कृष्ण को। तो जब दोनों ही प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया अर्थात दो कर्म हैं, इसीलिए यह भेद द्विकर्मक कहलाएगा। आगे देखिए, कृष्णा हिंदी पढ़ाती है, ये एक कर्मक। मोहन ने बांसुरी बजाई। क्या बजाई? बांसुरी। माँ ने मुझे लाड किया, प्यार किया। किया, क्या किया? लाड किया। उसने चित्र बनाया, बनाया क्रियापद है। क्या बनाया? चित्र। राम ने बाली को मारा, मारा। क्या, क्या का उत्तर नहीं मिला, किसको? बाली को। इसका उत्तर मिला,
इसलिए, लेकिन एक ही कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब द्विकर्मक के उदाहरण देखिए। पहले की चर्चा हम कर चुके हैं। दीपिका छात्रों को हिंदी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? हिंदी। किसको? छात्रों को। मोहन ने ग्वालों को माखन दिया। क्या दिया? माखन दिया। किसको दिया? ग्वालों को दिया। माँ ने मुझसे पानी लाने को कहा। क्या कहा? क्या कहा? पानी लाने को। किससे कहा? मुझसे। मनीषा ने रेनू को कार्ड दिया। क्या दिया? कार्ड दिया। किसको कहा? दिया रेनू को। तो यहाँ आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस श्रेणी में दो दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं।